हेलो मेरे पर बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया साहब। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों? उम्मीद है आप सभी एकदम मजे में होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा शानदार होने वाली है। खास तौर पर यह वीडियो उन सारे स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है जिनको बस इंग्लिश में अच्छे नंबर लाना है, पास हो जाना है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं, किसी न किसी रीजन से उनकी पढ़ाई नहीं हो पाती है। फैमिली में कोई प्रॉब्लम, या फिर वो बीमार पड़ गए, या फिर अन्य कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसके कारण बीच में पढ़ाई उनकी डिस्टर्ब हो गई। तो अगर आपको अच्छे ठोस नंबर लाना है भैया, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा शानदार होने वाली है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भैया आपको कौन कौन से लेटर देख लेना है, आर्टिकल देख लेना है आपका। उसके बाद जो सॉलिड 100 में 100% पूछा जाने वाला भैया सेंट्रल आइडिया होता है, स्टेंजा होता है भैया, ये 6 4 10 नंबर का, और साथ ही अनसीन पैसेज 15 नंबर का, और ग्रामर। तो यहां से भैया आपके मान के चलिए 60 से 70 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। प्यारे बच्चों, अगर हम बात कर लें कि मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपके कौन हैं जिनको आपको हर हाल में एक बार तो भैया देखना ही पड़ेगा एग्जाम के पहले पहले, तो उनमें अगर हम बात करें तो सबसे पहला है राइजिंग प्राइसेस इन आवर कंट्री। ठीक है भैया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसको कई तरीके से पूछा जा सकता है। भाई पूछ सकता है कि राइजिंग प्राइसेस इन आवर कंट्री, भाई महंगाई, राइजिंग प्राइसेस मतलब बढ़ती हुई कीमतें, महंगाई की बात कर रहा है। या फिर पूछ सकता है कि भैया प्राइस राइज एंड इट्स इंपैक्ट ऑन द पुअर, कि भाई बढ़ोतरी कीमत जैसे होता है ना कि वृद्धि, भाई कीमतों में वृद्धि और इसका गरीबों पर क्या प्रभाव है। अथवा में भैया इसका सोरिंग प्राइसेस बोल सकता है, यानी कीमतों में बढ़ोतरी। ठीक है, अगर हम देखें तो ये 24 में भी आया है, 23 में भी, 22 में, 19 में, 17 में, 15 में और 14 में, उसके पहले भी आया है। तो हमने यहीं तक का डेटा लिखा है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है भैया। इतने ज्यादा सेट बनेंगे बच्चों, तो मान के चलिए आपका किसी ना किसी सेट में तो देगा। और वैसे भी इसके पहले भी इसको बता चुके, चाहे जो आप टॉपिक सर्च करेंगे वो हमने बताया ही है। ठीक है, ये आप सबको भी पता है। दूसरे टॉपिक की बात करें भैया, प्लेस ऑफ मदर इन हाउस, या फिर इसको पूछ सकता है कि मदर ए गिफ्ट टू द फैमिली, या ऐसे देगा कि माई मदर माई बेस्ट फ्रेंड, फिर उसके बाद मतलब बेस्ट टीचर, या फिर कहेगा रोल ऑफ मदर इन फैमिली। तो इस तरीके से पूछेगा। हाँ, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, अपन मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई इसको बोल सकते हैं, क्योंकि विगत ईयर से ये पूछा जा रहा है। अगर हम बात करें तो भैया 17, 19, 21, 23, 24 में मिस किया है, इसलिए 25 में और भी ज्यादा संभावना हो जाती है। ठीक है, तो इसको भी देखना जरूरी है। इसको तो हम 3 3 4 4 बार करवा चुके हैं भैया, तो इसको नोट करते चलिए बबुआ। आगे अगर देखें हम तो आपका है हेल्थ इज वेल्थ। क्या है भैया? हेल्थ इज वेल्थ, और ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हेल्थ इज वेल्थ की बात करें भैया, तो ये तो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको ऐसे भी पूछ सकता है कि इंपॉर्टेंस ऑफ गुड हेल्थ, या फिर कहेगा द वैल्यू ऑफ हेल्थ इन लाइफ, या फिर हाउ टू लिव ए लॉन्ग हेल्दी लाइफ। तो देखिए तो भैया 15, 17, 22, 23 और 24, ये तो हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कहेंगे। ठीक, क्योंकि महत्वपूर्ण से भी ज्यादा महत्वपूर्ण ये टॉपिक है बच्चों, तो याद रखना। तो इसको भी भैया 3 से 4 बार करवा दिया है। अगर आप टॉपिक भी सर्च करते हो तो वीडियो मिल जाएगी। नेक्स्ट है कि इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, और वैसे भी एक बार देखने की जरूरत है, रटने की नहीं, क्योंकि रट नहीं सकते हो। इंग्लिश इतना आसान होता है एकदम हिंदी की तरह। अगर आपका भैया अनुवाद, आपका टेंस थोड़ा स्ट्रांग है, देन आप एक बार पढ़ लीजिए, ऐसे एक बार देखते चले जाइए भैया, तैयार हो जाएगा। ठीक है, अगला है इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, या फिर वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट कहेगा, या वैल्यू ऑफ गेम्स, या फिर इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट इन आवर लाइफ। ये भी भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये ऐसे आर्टिकल हैं जिनको कभी मिस करता ही नहीं। देख सकते हैं ये भी 24 में, 23 में, 20 में, 19 में आया हुआ है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पर हम आ जाते हैं कि योर एम इन लाइफ, या योर विजन इन लाइफ, या माई एम्बिशन इन लाइफ। ठीक, ये भी काफी ज्यादा पूछा जाता है भैया। 23 में, 22 में, 20, 19, 17 में पूछा गया है, और 24 में इसको नजरअंदाज किया गया है, इसलिए 25 में भैया पूरे कमर कस के तैयार रहना रसगुल्लो। ठीक है, चलिए तो इतने भी, ये भी आपको एक बार देख लेना है। बाकी कौन मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो तो हम बता ही रहे हैं ना, अभी हम एक और करके दिखा देंगे आपको। देखिए अगला है ऑनलाइन एजुकेशन। ये तो भैया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कहेंगे।
अभी कल ही इसको बताए हैं भैया, ठीक है, या ऑनलाइन क्लासेस देख सकते हैं 24 में, 22 में, 20 में ये आया है। फिर है पॉल्यूशन प्रॉब्लम इफ इन इंडिया। अब इसको इतने तरीके से पूछा जा सकता है कि पॉल्यूशन प्रॉब्लम इन इंडिया, या प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन, प्रदूषण को लेकर, या फिर पॉल्यूशन कंट्रोल, या फिर कहेगा इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंट इन आवर लाइफ, ठीक, या फिर इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, या फिर कहेगा भैया पॉल्यूशन स्प्रेड बाय व्हीकल ट्रैफिक, ठीक। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया, या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसको कहेंगे। प्रदूषण को लेकर, पर्यावरण प्रदूषण 24 में आया है, 23 में, 20 में, 19 में, 18 में, 17 में और 16 में ये पूछा गया है। नेक्स्ट है भैया साइंस बून आर बेन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, विज्ञान वरदान अथवा अभिशाप के रूप में। तो साइंस हैज मेड मैन इट्स स्लेव, ऐसे भी पूछ सकता है, या वंडर ऑफ साइंस, जो 24 में पूछा था तो इस तरीके से पूछा था ये वाला, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, इन सबको अब रटने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक बार देखने की, क्योंकि आपके पास टॉपिक बच्चों 3 होगा, 3 या 4, 3 ही होता है आपका अधिकांशता, वो 3 ही टॉपिक देगा। 3 में किसी एक पर आपको भैया बोलेगा कि 100 से 150 शब्दों में क्या करना है, आर्टिकल लिख देना है, ठीक है भैया, याद रखना। अब उसके बाद अगर हम बात करें तो एक और, जो कि अब की बार हमने नहीं करवाया था और बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स भी आ रहे थे कि सर एक बार थोड़ा बता दीजिए इसको कैसे लिखना है। टॉपिक है भैया आपका 9वां कि यहां पे है भैया डेमेरिट्स ऑफ डोरी सिस्टम, यानी दहेज प्रथा की बुराइयां, ठीक, यानी समाज में दहेज प्रथा के बारे में क्या बुराइयां फैली हैं। और ये भी भैया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और 24 में भी पूछा गया है, विगत ईयर में भी, उसके पहले भी आया हुआ है लगातार। अब देखिए डोरी सिस्टम यानी दहेज प्रथा क्या होती है, बड़े सिंपल तरीके से लिखा है भैया, आपको ऐसा कहीं नहीं मिलेगा बच्चों, याद रखना कि डोरी मीन्स द प्रॉपर्टी विच अ वोमेन ब्रिंग्स फ्रॉम हर फादर टू हर हस्बैंड। डोरी का मतलब देखिए, डोरी यानी दहेज का मतलब होता है द प्रॉपर्टी, मतलब ऐसी संपत्ति विच ओमेन, जो औरत ब्रिंग्स लाती है, फ्रॉम हर फादर, अपने पिता के घर से, टू हर हस्बैंड, अपने पति के घर। यानी कह रहा दहेज एक ऐसी संपत्ति है जो एक औरत अपने पिता के घर से भैया क्या है, पति के घर लाती है, ठीक है। इट इज अ सोशल एविल, ये क्या है, एक सामाजिक बुराई है, क्या है भैया, एक सामाजिक बुराई है। इट इज कर्स, ये एक अभिशाप है, टू द सोसाइटी, सोसाइटी के लिए, ये सोसाइटी के लिए क्या है भैया, एक अभिशाप है। दिस एविल इज डीप रूटेड, भैया कह रहा है कि यह बुराई क्या है, डीप रूटेड, मतलब बहुत गहरी पकड़ बना के रखी हुई है, इन एवरी क्लास, हर एक वर्ग में, यानी इस बुराई ने हर एक वर्ग को क्या है, जकड़ रखा है। फिर आगे लिखेंगे इन द एंशिएंट टाइम, प्राचीन काल में या पुराने दौर में भैया, द पेरेंट्स ऑफर्ड, मतलब माता पिता ऑफर करते थे, इट अ विलिंगली, मतलब अपनी इच्छा से, बट इन दीज डेज, लेकिन इन दिनों क्या है भैया, इट इज डिमांडेड बाय द पेरेंट्स ऑफ द ब्राइड ग्रूम, लेकिन क्या है आज के दिनों में ये दूल्हे के माता पिता के द्वारा क्या है, डिमांड की जाने वाली बात हो गई है। मतलब कह रहा है कि प्राचीन काल में तो भैया दुल्हन के क्या होते थे, माता पिता थे, ठीक, मतलब प्राचीन काल में कि जो लोग, मतलब यूं कह लें कि दुल्हन के जो माता पिता होते थे, लड़की के माता पिता, वो अपनी इच्छा अनुसार ये ऑफर करते थे। लेकिन आज के दिनों में भैया ये क्या है, दूल्हे के पेरेंट्स क्या है, इसकी डिमांड करते हैं, मतलब मांगते हैं, ठीक है भैया। और उसके बाद इसका इंपैक्ट क्या है भाई, क्या इसका दुष्प्रभाव पड़ रहा है समाज पर, वो देखेंगे भैया। तो द एविल हैज मेड द कंडीशन ऑफ ए वोमेन मैजरेबल, मतलब इस बुराई ने क्या है, महिला के जीवन को या फिर एक औरत के जीवन को बहुत दयनीय बना दिया है, ठीक है। द बर्थ ऑफ ए गर्ल इज थॉट टू बी अ कर्स, आज लड़की का जन्म होना ही एक अभिशाप माना जाता है, क्योंकि भाई कौन बाप कौन भाई माँ इतना सह सकते हैं, है ना। तो वही कह रहा है कि आज के दौर में क्या है भैया, लड़की का जन्म होना ही एक अभिशाप माना जाता है। ए लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, मतलब बहुत भारी भरकम रकम, इज डिमांडेड, मांगी जाती है, बाय द फादर ऑफ ब्राइड ग्रूम, दूल्हे के पिता के द्वारा, इन एडवांस में ही भैया, है ना, दुनिया भर का रस्म चलता है इधर उधर। तो वही कह रहा कि भैया क्या होता है कि दूल्हे के पिता के द्वारा एक बड़े अमाउंट में, एडवांस में ही पैसा मांग लिया जाता है। द ब्राइड्स आर बीटन एंड इंसल्टेड, दुल्हन क्या है भैया, बहुत ही ज्यादा प्रताड़ित की जाती है और
यहाँ पर इंसल्टेड, बेइज्जत की जाती है। सम ब्राइड्स आर बर्न्ट एलाइव, कुछ दुल्हन को तो भैया जिंदा ही जला दिया जाता है बाई दियर मदर इन लॉ, मतलब सास के द्वारा, एंड फादर इन लॉ, और ससुर के द्वारा। तो भैया आपने न्यूज़पेपर वगैरह में देखा होगा, टेलीविजन वगैरह में, है ना, देख रहे होंगे न्यूज़ वगैरह। तो ऐसा बहुत जगह पर आज भी हो रहा है क्योंकि समाज लालची हो गया है। तो यहां पर क्या है कि भैया क्या है, कुछ दुल्हन को तो उनके सास या फिर ससुर के द्वारा जिंदा ही जला दिया जाता है। और समटाइम्स, कभी कभी तो द ब्राइड, मतलब ब्राइड्स सुसाइड हर सेल्फ ड्यू टू डोरी, लेकिन कभी कभार जो दुल्हन है ना वो दहेज के कारण खुद ही आत्महत्या कर लेती है, जो कि हमारे समाज के लिए भैया ये एक धब्बा है, याद रखना, ठीक है ना। ये एक बहुत घृणित बात है, मतलब बहुत घृणा की जाने वाली बात है, ठीक है, कि जिसको इतना नाजों से पालते हैं भैया वो हैवान पता नहीं कैसे हो जाते हैं, ठीक है। चलिए देख लीजिए, इतना आपको ऐसे देखना है भैया। अब उसके बाद बच्चों आगे के पार्ट को समझते हैं। आगे लिखेंगे भैया, आगे लिखेंगे बच्चों कि इट इज द ड्यूटी, ये कर्तव्य है ऑफ एजुकेटेड बॉय, यानी पढ़े लिखे युवाओं का, ये पढ़े लिखे युवकों का कर्तव्य है, एंड गर्ल्स, और लड़कियों का भी, टू अपोज डोरी की, दहेज प्रथा का क्या है भैया, विरोध करें। द गवर्नमेंट शुड मेक अ लॉ अगेंस्ट दिस सिस्टम, मतलब सरकार को भी इस सिस्टम के सही, यानी इस प्रथा के प्रति क्या है, कानून बनाना चाहिए। देयर शुड बी अ सोशल अवेकनिंग इन सोसाइटी, और क्या है, समाज में एक सामाजिक जागरूकता, मतलब सोसाइटी में इसके लिए क्या है, सामाजिक जागरूकता होनी चाहिए। मोस्टली द गर्ल्स शुड स्टैंड अगेंस्ट डोरी सिस्टम, अधिकांशतः क्या है भैया, गर्ल को ही दहेज प्रथा के प्रति खड़े होना चाहिए। क्यों होना चाहिए भैया, इसका कारण है, तो नीचे लिखा है कि वी शुड नॉट डिमांड डोरी इन आवर मैरिज, कि भैया हमको समाज में, कह रहा हमको क्या है कि शादी में दहेज नहीं लेना चाहिए। डोरी सिस्टम इज अ ब्लैक स्पॉट, जो दहेज प्रथा है एक काला धब्बा है ऑन द फेयर फेस ऑफ आवर सोसाइटी, हमारे सोसाइटी के सफेद चेहरे पर, यानी क्या है, हमारे सोसाइटी के सफेद चेहरे पर क्या है, ये एक काला धब्बा है। इट शुड बी अपरूटेड, मतलब इसको जड़ से उखाड़ कर फेंक देना चाहिए। और यंग गर्ल्स शुड रिफ्यूज टू मैरी दोज यंग बॉयज, कह रहा है, और लड़कियों को उन युवक, मतलब युवकों से, अर्थात उन लड़कों से शादी के लिए मना कर देना चाहिए भैया। हुज पेरेंट्स आर ग्रीडी, जिनके माता पिता क्या है भैया, लालची हैं। विदाउट सच डिटर्मिनेशन, बिना ऐसे संकल्प के, दिस एविल कैन नॉट बी अपरूटेड, भैया बिना इस संकल्प क्या है, ये जड़ से समाप्त नहीं हो सकता। व्हेन दिस एविल विल बी अपरूटेड, जब ये बुराई क्या है भैया जड़ से उखड़ जाएगी, देन देयर विल बी हैप्पीनेस इन आवर सोसाइटी, तो हमारे सोसाइटी में चारों तरफ खुशहाली ही होगी। देखिए भैया हम मानते हैं, बट अगर इसके बारे में अब ज़्यादा बात करने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है, क्योंकि हमको तो केवल आर्टिकल से मतलब है, लेकिन कहीं ना कहीं ये हम तो मानेंगे भैया ज़्यादातर केसेस में माता पिता की अगर गलती होती है तो वो लड़कियों की, क्योंकि आज के टाइम में आपने देखा है कि भाई वो क्या ढूंढते हैं, एक अच्छा खासा क्या होना चाहिए, बैंक बैलेंस वाला लड़का होना चाहिए। ये वास्तविक है भैया, कड़वा है मगर सच है। वो सोचते हैं कि भैया मतलब पैसा होना चाहिए, वो ये नहीं देखते हैं कि हाँ वो एक नंबर का बेवड़ा है, अय्यास है, बहुत ही मतलब एकदम दानव प्रकृति का है ना, चाहे जैसा हो, मोटा हो, काला हो, ठीक है, पता चले उसके बाद भाई लड़की है उनकी 22 साल की लड़के से 40 साल के लड़के से शादी कर रहे हैं, तो वो नहीं देखते, वो बैंक बैलेंस देखते हैं, और बाद में कहते हैं कि हमारी बिटिया की तो भैया कर्म ही फूट गए, हमारी बिटिया की जिंदगी बर्बाद हो गई। अरे उस टाइम आपने नहीं देखा था भैया, आप ही बर्बाद करने वाले हो कहीं ना कहीं। तो पैसा ही मतलब सब कुछ नहीं है, मनी इज नॉट एवरीथिंग भैया, हर चीज पैसा ही नहीं है। पैसा मानते हैं बहुत कुछ, लेकिन सब कुछ नहीं है। तो ये चीज समझना चाहिए भाई, कहीं ना कहीं वो चीज हम खुद करते हैं। आज के टाइम में देखा एक बेरोजगार को अपनी लड़की देने के लिए कोई तैयार नहीं है ना, लेकिन एक बेरोजगार मतलब अगर एक पढ़ा लिखा लड़का है, नौकरी वाला है, तो एकदम से अनपढ़ गंवार लड़की से भी शादी करने को तैयार हो जाएगा। लेकिन कोई ऐसी एक लड़की बता दो जो बहुत अच्छी पढ़ी लिखी हो और एक गंवार से शादी कर ले, कभी नहीं करेगी भैया। तो ये दुनिया की सच्चाई है
है ना। तो कहीं ना कहीं ये चीज भाई है, लेकिन ये चीज क्या है, हम खुद वो चीज करते हैं ना, हम खुद पता चले दहेज के लिए खुद ही भाई हम क्या है भाई दिल खोलकर हम खुद दे रहे हैं, तो लेने वाले की क्या गलती है। आप उसके लायक वर ढूंढिए ना, राम और सीता की जोड़ी होनी चाहिए ना, तो उसके लायक मतलब आप डील कर रहे हो कि हाँ इसके साथ ऐसा आदमी होना चाहिए, कहना चाहिए, तो आप खुद अपने बेटी को मतलब ऐसे जगह पर ढकेल रहे हो जहां वो जिंदगी में खुश नहीं रह सकती, है ना। तो ये चीज ध्यान देना होगा भैया, ये हमारे तरफ से जितना हमको मालूम है हमने बोल दिया, है ना। ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग भी हैं भाई, जितने भी गर्ल्स हैं बॉयज हैं, इस बात का ध्यान देना, जिंदगी में पार्टनर अच्छा चाहिए, बट अभी उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं, अभी आपको तो भैया पढ़ना है, पढ़ाई के बारे में सोचना है, जब जरूरत होगी तो मोनू सर से संपर्क करिएगा, है ना, जब जिंदगी में कुछ ऐसी प्रॉब्लम आएगी। देखिए भैया, अब देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लेटर्स। लेटर्स कौन कौन से हैं जो आपको हर हाल में देखकर जाना है, बस एक बार देखने की जरूरत है, हमने भी बताया आपको, कुछ करना नहीं। पहला है भैया, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक सप्लाई इन योर लोकेलिटी। तो भैया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, जितना कहें उतना कम है, कोई ऐसा ईयर नहीं जाएगा जब ये ना पूछा जाए, देख लेना। ऑलरेडी इस पे 5 से 6 बार हमने वीडियो बनाया होगा, ठीक है, जितने इंपॉर्टेंट लेटर वाले हैं। दूसरा है कि राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ ए न्यूज़पेपर अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ वाटर सप्लाई इन योर लोकेलिटी। तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों ऊपर नीचे एक जैसे हैं। ये कह रहा है कि भैया अपने इलाके में बिजली कटौती को लेकर के भैया, यानी बार बार हो रही बिजली कटौती को लेकर के किसी न्यूज़पेपर के एडिटर को, संपादक को एक लेटर लिखना है। और नीचे है भैया पानी के सप्लाई को लेकर के, मैटर यहां बिजली का है, यहां पानी का है। अगला है कि राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ ए नेशनल डेली शोइंग योर कंसर्न अबाउट हाई राइज इन वाटर टैक्स। तो भैया ये भी किसी अखबार के संपादक को क्या हाई राइज इन वाटर टैक्स यानी पानी की कर पर बढ़ोतरी को लेकर के लेटर लिखना है, ये भी हम करवा चुके हैं, तो ये भी देखकर जाना, क्योंकि 10 नंबर की बात है बच्चों, तो इसलिए भैया हम इसको ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। अगला है कि राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज कंप्लेंट अगेंस्ट द शॉर्टेज ऑफ बुक्स इन योर कॉलेज लाइब्रेरी, कि आपके कॉलेज के लाइब्रेरी में भैया किताबों की क्या है, कमी है, इसके लिए प्रिंसिपल साहब को आपको क्या है, एक लेटर लिखना है, ठीक। तो ये ऐसे लेटर हैं कि एक बार देख करके जाना बच्चों। अगले लेटर की बात कर ले भैया, तो अगला लेटर है कि राइट अ लेटर टू योर यंगर ब्रदर या फिर सिस्टर टेलिंग हिम या हर भैया द इश्यू मतलब द यूसेज एंड मिस यूज ऑफ सेल फोन। तो भैया मोबाइल फोन के उपयोग दुरुपयोग के बारे में है, बताया है। और नेक्स्ट है कि राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज फॉर ए फ्री स्टूडेंटशिप टू इनेबल यू स्टडी फर्दर, कि भैया क्या है कि आपको निःशुल्क छात्रवृत्ति हेतु अपने प्रधानाचार्य को एक लेटर लिखना है, ठीक है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और 24 में नहीं आया इसलिए इंपॉर्टेंट है। चलिए फिर से एक बार देख लेते हैं कैसे लिखेंगे भैया। देखिए लिखेंगे टू द प्रिंसिपल, आपका मैटर क्या है कि लेटर टू प्रिंसिपल फॉर फ्री स्टूडेंटशिप, कि निःशुल्क छात्रवृत्ति हेतु आपको लिखना है। 1 मिनट थोड़ा पानी पी लें भाई। देखिए भैया यहां से लिखेंगे टू द प्रिंसिपल, जैसे लिखते हैं ना सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य हिंदी में, जैसे सेम लॉजिक यहां कि टू द प्रिंसिपल जनता इंटर कॉलेज प्रयागराज, कुछ भी आप लिख दीजिए, ठीक है। सब्जेक्ट लिखना है भैया, और फ्री स्टूडेंटशिप टू स्टडी फर्दर ये आपका सब्जेक्ट है, मतलब मैटर है कि भैया आप क्या है फ्री स्टूडेंटशिप के लिए लिख रहे हैं। लिखेंगे डियर सर, फिर नीचे से भैया लाइन छोड़ के लिखना है, जस्ट इसके नीचे से नहीं लिखना है बबुआ, इसके यहां से सामने से लिखेंगे कि मोस्ट रिस्पेक्टफुली, यानी क्या है सानी मतलब क्या है, देखिए मोस्ट रिस्पेक्टफुली विनम्र निवेदन है, आई बेग टू से दैट, कि मैं आपसे कहना चाहता हूं दैट आई पास्ट 11th क्लास फ्रॉम दिस कॉलेज लास्ट ईयर, कि मैंने पिछले साल इसी कॉलेज से 11वीं की मतलब पढ़ाई क्या है कंप्लीट की है, ठीक, यानी 11वां भैया जो क्या है मैंने पास किया है। आई वॉन्ट टू कीप रेगुलर माई स्टडी इन दिस कॉलेज, कि मैं मतलब इस कॉलेज में अपनी पढ़ाई नियमित रूप से जारी रखना चाहता हूं, बट माई फादर इज अ लो पेड एम्प्लॉय, कि मेरे जो पिता हैं ना वो बहुत कम इनकम वाले एक कर्मचारी हैं। हिज मंथली इनकम इज
₹8,000। भैया क्या है कि मेरे जो पिताजी की क्या है मंथली इनकम है वो 8,000 रुपए ही है। अब देयर आर 7 मेंबर्स इन माय फैमिली, और मेरे घर में 7 सदस्य हैं। देयर मतलब 3 ऑफ देम आर स्टूडेंट्स, और उनमें से 3 तो क्या है भैया स्टूडेंट हैं। सो माई फादर लो इनकम डज नॉट एलो इट, इसलिए मेरे जो पिता की ये लो इनकम है भैया, अब ये अनुमति नहीं देती है कि मैं आगे पढ़ाई करूं। फिर आगे लिखेंगे आई ऑलवेज स्टूड फर्स्ट इन प्रीवियस क्लास, कि मैं पिछली कक्षाओं में सदैव प्रथम आता चला मतलब आया हूं। और आई एम द कैप्टन ऑफ कॉलेज क्रिकेट टीम, और मैं कॉलेज के क्रिकेट टीम का क्या हूं कप्तान भी हूं। फिर लिखेंगे काइंडली ग्रांट मी फ्री स्टूडेंटशिप, कृपया करके मुझे क्या है निःशुल्क छात्रवृत्ति प्रदान करने की कृपा करें। सो आई मेक अ रेगुलर माई स्टडी में, ताकि अपनी स्टडी को रेगुलर कर सकूं। आई नॉट ओनली हैव होप, मुझे केवल आशा ही नहीं बट कंप्लीट फेथ, बल्कि पूर्ण विश्वास भी है इन यू, आप में, दैट यू विल ग्रांट माई रिक्वेस्ट, कि मेरी आप इस विनती को क्या करेंगे भैया स्वीकार करेंगे। ठीक है, तो बड़े ही सरल तरीके से बबुआ हमने आपको ये फ्री स्टूडेंटशिप के लिए लेटर लिखना बता दिया। अब लेटर कोई भी हो तो मैटर सब यही रहना है, याद रखना, कोई इसमें नया कुछ इंक्लूड नहीं होगा। तो कुछ भी आए भैया, इतने सेट बनेंगे, वही चीज होता है ना, आप लोग हल्ला मारने लगे, अरे सर जी आपने बताया आया ही नहीं, अरे 7 सेट बन रहे हैं। तो भैया यहां से अब 7 सेट, सब में 2-2 करके, अथवा 7 दूना 14, तो हमने तो पता चले 8 से 9 टॉपिक बताया और 14 टॉपिक वहां। तो जरूरी नहीं है भैया किसी में ये दे रहा है, किसी में वो देगा, किसी में ये देगा। अब आप सोच रहे हो कि सबका सब हमारे में ही आ जाए, तो ऐसा पॉसिबल थोड़ी ना है। ठीक है, तो इसको देख लेना भैया एक बार, ये तो तय है किसी ना किसी में आएगा। अब देखिए भैया आ जाते हैं किस पर, सेंट्रल आइडिया पर। और इसके लिए तो भैया एकदम से आप निश्चिंत रहें, क्योंकि ये 100% आपको नंबर देकर के जाएगा, वो भी 4। आपको 3 ही सेंट्रल आइडिया देखना है, चौथा 55 नहीं। 5 चैप्टर है तो केवल 3 का देखना है। ठीक है, पहला है माई मदर एट 66। ठीक, इसका सेंट्रल आइडिया बोले तो केंद्रीय भाव होता है, यानी इस चैप्टर में क्या भाव प्रकट होता है, कवि क्या कहना चाहता है, यही सब कुछ होता है। तो लिखेंगे द पोयम माई मदर एट 66 इज कंपोज्ड बाई कमला दास। तो भैया कह रहा है कि जो पोयम माई मदर एट 66 है, ये कमला दास द्वारा क्या है रचित है। द पोयम शोस, ये जो कविता है दिखाता है, द फियर ऑफ लॉसिंग हर मदर, यानी क्या है उनके माँ के खोने के भय को बताता है। ये जो कविता है, ये जो भाई कवित्री है कमला दास, इनके माँ को उनसे बिछड़ने के भय को बता रहा है, यानी डर को बता रहा है। हर मदर इज इन द लास्ट स्टेज ऑफ हर लाइफ, उनकी जो माता जी हैं वो अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर हैं, यानी मृत्यु के कगार पर। सो इसलिए द पोएटेस फील्स, इसलिए कवित्री महसूस करती हैं दैट हर मदर विल पास अवे सून, कि उनकी माता जल्द ही गुजर जाएंगी। पोएटेस गेट स्केयर्ड ऑफ दिस थॉट, कवित्री इन विचारों से बड़ी ही डर जाती है, घबरा जाती है। फिर है टू कम आउट ऑफ दिस थॉट, इस विचार से जब वो बाहर निकलती हैं, सी लुक्ड आउटसाइड ऑफ द कार, वो कार के बाहर देखती हैं, क्योंकि कोचीन के लिए रवाना हो रही होती है ना एयरपोर्ट के लिए। तो वो जब भैया क्या है कार से बाहर की तरफ देखती हैं, तो द वर्ल्ड आउटसाइड वाज फुल ऑफ जॉय, कि बाहर का जो संसार था, नजारा था, खुशियों से भरा हुआ था, एंड एक्टिविटीज, और क्या है सक्रिय था। ठीक है, मतलब आगे कह रहा कि द यंग ट्रीज सीम्ड रनिंग फास्ट, कि जो छोटे छोटे पेड़ थे वो तेजी से दौड़ते हुए दिखाई पड़ रहे थे, है ना, गाड़ी से आप जब जाओ तो ऐसा ही प्रतीत होता है कि नज़ारा घूम रहा है। एंड चिल्ड्रन लुक्ड वेरी हैप्पी, और बच्चे भी बहुत चहल पहल कर रहे थे, अर्थात खुशी थे। आगे है लिखेंगे भैया कि एट एयरपोर्ट पर पहुंच करके सी लुक्ड अगेन एट हर मदर, उसने भाई उन्होंने अपनी माँ की तरफ देखा, किसने, कवित्री ने। तो सी फेल्ट पेन टू लुक, वो दर्द को महसूस करती है, टू लुक देख करके, एट द कलरलेस एंड पेल फेस ऑफ हर मदर, कि अपने माँ के भाई क्या है मतलब बेजान चेहरे और पीले पड़ गए चेहरे को देख करके क्या दर्द को महसूस करती हैं, बट हाइडिंग हर टीयर्स, लेकिन फिर वो अपने आंसुओं को पोंछते हुए या आंसुओं को छिपाते हुए,
द पोएटेस सेड, कवित्री ने कहा, सी यू सून अम्मा, कि अम्मा अब हम जल्द ही मिलेंगे, कि अम्मा हम फिर से जल्द मिलेंगे। ये कह के भैया मतलब फिर उसके बाद उनकी माँ चली जाती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से लिखना है। मान लेते हैं आपको ये नहीं लिखना बच्चों, तो आप कीपिंग क्वाइट लिख दीजिएगा, ये भी छोटा सा ही है। कीपिंग क्वाइट बोले तो चुप रहना या शांत रहना। क्या है भैया? चुप रहना या फिर शांत रहना। अब इसको कैसे लिखेंगे कि द पोयम कीपिंग क्वाइट इज कंपोज्ड बाय पाब्लो नेरुदा। तो भैया ये जो कीपिंग क्वाइट है पाब्लो नेरुदा के द्वारा कंपोज्ड है, यानी रचित है। लिखेंगे इट इज अ वेरी सिंपल पोयम, ये एक बहुत ही साधारण सी कविता है। इन दिस पोयम, इस कविता में पोएट सेज, कवि कहता है दैट कि टुडे आवर लाइफ इज हेस्टी एंड विदाउट डायरेक्शन, कि आज हमारा जो जीवन है भैया वो क्या भाग दौड़ से भरा, हेस्टी का मतलब भाग दौड़ से भरा हुआ है, एंड विदाउट डायरेक्शन और बिना दिशा के है, यानी दिशाहीन है। हम आज क्या है भैया, बिना भाई जैसे भेड़ बकरियों की तरह इधर उधर बस दौड़े जा रहे हैं, वही लेखक के कहने का मतलब है, मतलब कवि यही कह रहा है। आगे लिखेंगे कि द पोएट आस्क, पोएट जो है हमको कहता है ठीक, टू स्टॉप वार्स, वार यानी लड़ाई को रोकने के लिए, हेट नफरत को रोकने के लिए, पॉल्यूशन प्रदूषण को रोकने के लिए भैया, किलिंग ऑफ एनिमल्स जीव हत्या को रोकने के लिए, हंटिंग अवर सेल्फ और स्वयं को क्षति पहुंचाने के लिए, यानी इन सब के लिए कवि हमको क्या है, रोक रहा है। आगे लिखेंगे ही सेज, वो कहता है दैट अर्थ टीचेस अस अलॉट, कि पृथ्वी हमको बहुत कुछ सिखाती है, बट वी डू नॉट अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ लाइफ, लेकिन हम जीवन के वास्तविक भैया क्या है, जीवन के अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ लाइफ, लेकिन हम जीवन के क्या है, पर्पस को, उद्देश्य को नहीं समझ पाते हैं। पोएट सेज, कवि कहता है दैट कि एनी प्रॉब्लम्स, यानी कोई भी समस्या कैन बी सॉल्व्ड, सॉल्व की जा सकती है बाय द सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, आत्मनिरीक्षण के द्वारा। भाई कवि कहता है कि कोई भी समस्या हो वो आत्मनिरीक्षण के द्वारा भैया क्या हो सकती है, हल हो सकती है। देन तभी वी कैन रिज्यूम आवर एक्टिविटीज इन द राइट डायरेक्शन, तभी हम अपने एक्टिविटीज को यानी क्रियाकलाप को सही डायरेक्शन में भैया ले जा सकते हैं। तो ये आपका कीपिंग क्वाइट है। इस तरह से बच्चों आपको बहुत ही सरल तरीके से आर्टिकल मतलब सॉरी सेंट्रल आइडिया लिख देना है। चलिए देख लीजिए एक बार, आगे चलिए देखते हैं भैया। मान लेते हैं ये आपको नहीं करना, तो ए थिंग ऑफ ब्यूटी, हमने बोला ना आपके पास ऑप्शन है, तीनों हम करवा दे रहे हैं, ठीक है। तो ए थिंग ऑफ ब्यूटी यानी सुंदरता की वस्तुएं या सौंदर्य की वस्तुएं कैसे लिखेंगे? लिखेंगे द पोयम ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज कंपोज्ड बाय जॉन कीट। तो शुरू में तो सब में एक जैसे लाइन लिख देना है कि भैया जो ए थिंग ऑफ ब्यूटी है ये जॉन कीट्स के द्वारा क्या है, रचित है। आगे लिखेंगे ए थिंग ऑफ ब्यूटी पोयम टेल्स अस, जो एक थिंग ऑफ ब्यूटी ये कविता है हमको बताती है भैया, ये कविता हमको क्या बताती है, दैट कि ब्यूटीफुल थिंग्स आर ए सोर्स ऑफ ग्रेट जॉय, कि जो सौंदर्य की वस्तुएं हैं भैया ये क्या हैं, मतलब सौंदर्य की वस्तुएं प्रसन्नता का एक स्रोत होती हैं, ठीक, यानी हमको खुशी प्रदान करने वाली होती हैं, एंड हैप्पीनेस और खुशियां देने वाली। थिंग्स ऑफ ब्यूटी जो सौंदर्य की वस्तुएं हैं नेवर एंड्स, कभी नष्ट नहीं होती हैं। देयरफॉर इसलिए ब्यूटीफुल थिंग्स आर वर्थ ट्रेजरिंग, इसलिए जो सौंदर्य की वस्तुएं हैं भैया वो क्या, एक अनमोल खजाना है। आगे लिखेंगे विथ द पासिंग ऑफ टाइम, समय बीतने के साथ साथ द स्वीट रिकलेक्शन ऑफ ब्यूटी, ब्यूटी कह रहा है कि समय बीतने के साथ साथ सुंदरता का की जो मीठी यादें होती हैं, स्वीट रिकलेक्शन का मतलब मीठी यादें हैं, बिकम मोर जॉयफुल, वो और भी आनंददायक हो जाती हैं। यानी समय के बीतने के साथ साथ भैया ये जो सुंदरता की यादें होती हैं, सुंदरता की जो यादें होती हैं और भी गहरी और भी मीठी हो जाती हैं। क्रिएटर्स ऑफ गॉड, जो ईश्वर की रचना है, प्रोवाइड एनर्जी एंड हैप्पीनेस टू अस, कि ईश्वर के द्वारा जो रचित चीजें हैं वो हमको एक एनर्जी यानी ऊर्जा और क्या है, खुशी प्रदान करती हैं। द थिंग्स अराउंड अस, यानी जो भी चीजें हमारे चारों तरफ से घिरी हुई हैं, मेक अस फील हैप्पी, वो हमको खुशी का एहसास दिलाती हैं, ठीक है।
तो ये हो गया भैया क्या चीज, ए थिंग ऑफ ब्यूटी का सेंट्रल आइडिया। आई बात समझ में, है ना आसान? चलिए देख लीजिए भैया। हो गया ना, कीपिंग क्वाइट। अच्छा, ये थिंग ऑफ ब्यूटी, ये चीज। आगे चलते हैं, आगे देखेंगे भैया। आप देखिए स्टेंजा, स्टेंजा को किस तरह से सॉल्व करना है, बस इतना समझ लीजिए और कुछ नहीं। कैसे सॉल्व करना है स्टेंजा, कोई भी हो, आपके शुरू के 2-3 चैप्टर से ही देख लेना, और वैसे भी स्टेंजा हमने करवाया भी है, ठीक, हर चैप्टर का। सबसे पहले आपको पढ़ना होगा, भले अर्थ निकालना ना आए, और वैसे भी ये टॉपिक भैया 6 नंबर का आएगा, याद रखना, ठीक। एक स्टेंजा दिया रहेगा, इससे संबंधित 3 क्वेश्चन देगा, प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 नंबर का। एक दिया है कि जैसे ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, कह रहा है कि भैया शुक्रवार की सुबह ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम, यानी अपने माता पिता के घर से, बोले तो क्या है, जो कवित्री होती हैं कोचीन एयरपोर्ट के लिए भैया रवाना होती है, ड्राइविंग यानी कार से रवाना हो जाती हैं। आई सा माई मदर, मैंने अपने माँ को देखा। बिसाइड मी, जो मेरे पास में ही बैठी थी। डस का मतलब देखिए यहाँ डोज पढ़ा जाता है इसको। डोज का मतलब है ऊँघना, मतलब जैसे मुंह खुला हो, ऊँघना यानी जैसे होते ना जो बूढ़े व्यक्ति होते हैं, मुंह खुला रहता है, जैसे जमुआई ले रहते हैं, नींद में रहते हैं, वही ऊँघना है। ओपन माउथ, उनका मुंह खुला हुआ था। हर फेस एसन लाइक दैट, और उनका जो चेहरा था इस तरह से सूखा पड़ा था भैया। एसन लाइक दैट मतलब जो एक लाश की तरह, ठीक है, आप एक कार्प्स यानी एक लाश की तरह। एसन का मतलब यहाँ राख होता है, तो भैया एक लाश की तरह से क्या है, मतलब ऐसे जैसे बेजान और एकदम निर्जीव की तरह प्रतीत होती है। एंड रियलाइज विथ पेन, और मुझे दर्द महसूस हुआ, ठीक। दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, कि वो इतनी ही बूढ़ी हो चुकी हैं जितना वो दिखाई देती हैं। बट सून पुट दैट थॉट आउट, मतलब अवे, और जल्द ही वो इस विचार से बाहर आ जाती हैं। तो ये हमने पढ़ लिया। क्वेश्चन पर आते हैं, कह रहा कि वेयर वाज द पोएट ड्राइविंग टू, और हु वाज सिटिंग बिसाइड हर, कि जो पोएट है भैया ये कह रहा कि कहाँ के लिए रवाना हो रही होती हैं। वेट मतलब पोएट या पोएटेस, कोई दिक्कत नहीं रहेगा, ठीक है, कि कहाँ के लिए रवाना होती हैं, और हु वाज सिटिंग बिसाइड हर, उनके बगल में कौन बैठा था। तो जरा देखिए, इसमें सिर्फ एक ही काम करना है आपका भैया, क्वेश्चन जिस टेंस में है आंसर भी उसी टेंस में ही लिखना होगा। तो यहां पर भैया लिखेंगे, आपका सब्जेक्ट पहले जो लिखा है लिखेंगे द पोएट। अब भैया वाज वेयर हेल्पिंग वर्ब, अब लगाएंगे द पोएट वाज ड्राइविंग, क्या लिखेंगे भैया, ड्राइविंग टू, कहां के लिए, कोचीन, ड्राइविंग टू कोचीन। फिर आगे कह रहा है हु वाज सिटिंग बिसाइड हर, उनके बगल में कौन बैठा था, तो उनकी माता सी। तो लिखेंगे कि हर मदर वाज सिटिंग बिसाइड हर, बस हो गया, है ना। इस तरीके से अगला क्वेश्चन है कि भैया व्हाट डिड द पोएट नोटिस अबाउट हर मदर, कि भैया पोएट ने अपने माँ के बारे में क्या नोटिस किया, मतलब क्या देखा। तो क्या देखते हैं भैया, कि जब देखते हैं तो डोस वो ऊँघ रही थी, उनका मुंह खुला था, ठीक है, चेहरा एकदम से मतलब पीला पड़ गया था, ठीक। यहाँ पे तो यहाँ पर लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, यहाँ पर देखिए लिखेंगे व्हेन, क्या ऐसे लिखेंगे कि पोएट नोटिस्ड, क्योंकि डिड लगा है ना, पास्ट इंडेफिनिट में है, नोटिस्ड हर मदर, अपने माँ की तरफ देखा। फिर लिखेंगे कि सी वाज डजिंग, वो ऊँघ रही थी, ठीक। फिर लिखेंगे हर माउथ वाज ओपन, उनका मुंह खुला था, ठीक। बस इतना लिख देंगे, बहुत है, अपने से थोड़ा ठीक बनाकर। नेक्स्ट है कि भैया विच फिगर ऑफ स्पीच इन यूज्ड द लाइन एसन लाइक दैट, कि भैया कह रहा है कि एसन लाइक दैट, एसन जो लाइक दैट यहां है, इस लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, बोले तो कौन सा अलंकार है बबुआ। तो जरा गौर फरमाइएगा भैया, लाइक वगैरह जब भी जहां लग जाते हैं
कौन सा अलंकार होता है? उपमा। उपमा को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सिमिली। तो भैया कौन सा अलंकार हो जाएगा? ये हो जाएगा सिमिली। बोले तो उपमा अलंकार। ठीक है भैया, तो उपमा अलंकार हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको करना होगा। समझ में आ गया ना? तो ये आपका स्टेंजा वाला हो जाएगा 6 नंबर का टॉपिक। अब भैया आपका ग्रामर का बच्चों, देखिए ग्रामर तो भैया ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस पर ही निर्भर करेगा। हमने बोला ना, चाहे आप जितना पढ़ लो, लेकिन अगर प्रैक्टिस नहीं है तो कुछ भी नहीं हो सकता है। ठीक है भैया, देखिए आपका ग्रामर में क्वेश्चन आएगा पहला किस तरह से कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन बच्चों यहां पर आपके कितने नंबर वाला होगा भैया? तो हर एक क्वेश्चन 2-2 नंबर का पूछा जाएगा। तो पहले देखिए दे दिया है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से, द एक्ट ऑफ इंटेंशनली किलिंग वन सेल्फ। तो भैया किसी को मतलब जब कोई व्यक्ति अपने आप को ही समाप्त कर लेता है, क्या कहलाता है? होमिसाइड। होमिसाइड मानव हत्या, ठीक, जेनोसाइड नरसंहार, रेगरीसाइड ठीक राज हत्या, या फिर भैया सुसाइड आत्महत्या। तो जब कोई अपने आप को ही खत्म कर ले तो क्या हो जाता है? वो सुसाइड हो जाता है। क्या हो जाता है भैया? सुसाइड। ध्यान देना, जब यहां पर मानव हत्या हो, कोई मनुष्य की हत्या करे तो होमिसाइड होता है, ये नरसंहार होता है, फिर उसके बाद ये राज हत्या होता है, याद रखना। ठीक है, चलिए ये कहां से मच्छर आके परेशान कर रहा है बोर्ड को। चलिए, तो ये भैया आपको ध्यान देना है। उसके बाद भैया आपका आएगा फ्रेज, आइडम और फ्रेज। आइडम फ्रेज से क्वेश्चन आएगा, कह रहा है कि टू पिक होल्स। जो टू पिक होल्स है, इसका फ्रेज का मतलब क्या है? टू फाइंड सम रीजन टू क्वेरल, कि लड़ाई झगड़े के लिए कोई कारण मिलना, या टू डिस्ट्रॉय समथिंग, कोई चीज है उसको नष्ट कर देना, या टू क्रिटिसाइज समवन, किसी की आलोचना करना, बुराई करना, या टू कट सम पार्ट ऑफ एन आइटम, किसी भी चीज के किसी भाग को काटना। तो भैया टू पिक होल्स मतलब होता है कि अवहेलना या आलोचना करना। ठीक है भैया, तो ये हो जाएगा टू क्रिटिसाइज समवन। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया आपका होगा, अगला क्वेश्चन साइनानिम एंटोनिम से होगा कि द साइनानिम ऑफ मोटिव। मोटिव का साइनानिम क्या है? ठीक, रीजन है, या फिर ओकेजन है, या फिर इंटेंशन है, या फिर भैया प्रिपरेशन है। तो मोटिव का मतलब होता है कोई कारण, साइनानिम समानार्थी, तो रीजन का मतलब है कारण। ठीक है, यही हो जाएगा। अगला है एंटोनिम। एंटोनिम भैया आपका विलोम होता है। तो कह रहा है द एंटोनिम ऑफ फ्लेक्सिबल। जो फ्लेक्सिबल है, तो फ्लेक्सिबल का कह रहा है एंटोनिम क्या होगा? फ्लेक्सिबल का मतलब बहुत लचीला। तो अर्फन, या फिर भैया रिगिड, या सॉफ्ट, या इजी। अर्फन का मतलब तो अनाथ हो जाता है। ठीक है, उसके बाद रिगिड का मतलब होता है, मतलब देखिए ये जिसको खुरदुरा बोलते हैं, तो फ्लेक्सिबल का मतलब रिगिड। ठीक, यही हो जाएगा। इजी का मतलब आसान ही होता है, सॉफ्ट का मतलब मुलायम ही होता है। ठीक है, तो ये वाला विकल्प सही हो जाएगा। चलिए बच्चों आगे चलते हैं भैया। देखिए अगला जो क्वेश्चन है ये आपका इस तरीके से एक रहेगा इरर वाला। ठीक, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वगैरह में रहता। आई हैव कम एट दिल्ली टू सी रेड फोर्ट ए मंथ एगो। ठीक है, कि आई हैव कैम मतलब आई हैव केम एट दिल्ली टू सी रेड फोर्ट ए मंथ एगो, कि मैं 1 महीने पहले दिल्ली में लाल किला देखने के लिए आया। अब आपको बताना है गलती कहां है, विच वर्ड इन द सेंटेंस इज एन एरर। इसमें गलती कहां, एट में है कि ए में है कि हैव में है कि एगो, ये आपको कमेंट कर देना है। जरा देखते हैं आप लोग भाई कितना तैयारी कर लिए हो, हम भी तो जरा देखें, कमेंट कर देना है, देखते हैं किसका सही होगा। ठीक है, यहीं से समझ लीजिएगा भैया, यहाँ ए मंथ एगो है तो आपको बताना है कि कहाँ गलती है। अब तो हिंट दे दी है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं भैया आपका जो आएगा। अब उसके बाद जो क्वेश्चन होगा यहां से नरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंथेसिस, सिंटैक्स, फिर उसके बाद आपका हो जाएगा जैसे होमोफोन्स। तो जैसे दिया है चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस टू इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। सुधा सेड टू मी, सुधा ने मुझसे कहा प्लीज गिव मी सम फूड, कि मुझे कुछ खाने को दो। तो भैया जब भी प्लीज वगैरह से शुरुआत हो रिक्वेस्टेड से बदलते हैं, अभी बताए ही है, तो क्या हो जाएगा सुधा सेड या सेड टू को अपन रिक्वेस्टेड में बदलेंगे। एक ही करना है, आपको याद रखना, हम तो दोनों बता रहे हैं, वहां एक ही करना है।
सुधा रिक्वेस्टेड मी, कंजक्शन टू लगता है, टू गिव। अब भाई सुधा, ये मी किसके लिए है? सुधा के लिए, सुधा कह रही ना मुझे, तो यहां पर क्या हो जाएगा? हर, गिव हर सम फूड। ठीक है, हो गया। अगला है कि माई मदर से टू बी, मेरी माँ ने मुझसे कहा वाई आर यू नॉट गोइंग टू स्कूल टूडे, कि आज तुम स्कूल क्यों नहीं जा रहे हो? ठीक, कि आज तुम स्कूल क्यों नहीं जा रहे हो? तो क्या हो जाएगा भैया? माई मदर सेड यस से टू को अपन आस्क में बदलेंगे। क्यों? जब भी भैया आपका इंट्रोगेटिव रहेगा, यहां मार्क से देख लेना बच्चों, डब्ल्यू एस से रहता है तो यही कंजक्शन लग जाता है, नहीं तो इफ या वेदर लगाते हैं। तो माई मदर आस्क्ड मी, अब कंजक्शन यहां पर भैया संयोजक यही छप जाएगा, वाई। अब सब्जेक्ट क्या है? यू। किसके लिए है भैया? तो माई मदर सेड टू मी, मुझसे कह रही हैं कि तुम आज स्कूल क्यों नहीं जा रहे हो? तो भाई मुझको कह रही हैं, तो यहां आई इज एम आर बराबर वाज वेयर हो जाएगा। आई वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल टूडे का भैया क्या हो जाएगा? दैट डे। टूडे दैट डे में कन्वर्ट होगा। आई बात समझ में? चलिए भैया आगे चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन जैसे दिया है कि चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस एज डायरेक्टेड, कि जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है, इसको क्या करना है भैया? कन्वर्ट करने यहाँ है उसी के अकॉर्डिंग। आई हैव ए वॉच, द वॉच गिव्स करेक्ट टाइम, कि भैया मेरे पास एक घड़ी है और घड़ी सही समय बताती है। इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, तो क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा भैया आई हैव ए वॉच, आई हैव ए वॉच। फिर उसके बाद भैया अब जब इसी की विशेषता इसमें बता दिया जाए कि भैया मेरे पास एक घड़ी है और घड़ी सही समय बताती है, तो हम यही तो कहेंगे ना कि मेरे पास एक घड़ी है जो सही समय बताती है। तो आई हैव ए वॉच विच गिव्स करेक्ट टाइम, जो भैया क्या है? सही समय बताती है। ठीक है, बस हो गया बच्चों। नेक्स्ट है कि ही वॉज रॉन्ग, ही वॉज पनिश्ड इनटू कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस में कन्वर्ट करना है कि ही वॉज रॉन्ग, वो गलत था, ही वॉज पनिश्ड, उसे सजा मिली। तो इसका मतलब वो गलत था इसलिए उसे सजा मिली। ठीक, तो हो जाएगा भैया ही वॉज रॉन्ग, ही वॉज रॉन्ग सो ही वॉज पनिश्ड। हो गया भैया, वो गलत था इसीलिए उसको सजा मिली, है ना? तो आसान होता है बच्चों। वैसे भी एक करना है मेरे प्यारे रसगुल्लों, इतना याद रखना। ठीक है, सब में एक ही एक करने भाई करते जाना है। चलिए अगला क्वेश्चन है चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड। भैया दिए गए कह रहा है कि सेंटेंस में भाई किसी एक को क्या है? दिए गए कोष्टक में के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करना है। भैया राम इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास इनटू पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री में एज वगैरह लगता है भैया, तो इसको बनाएंगे। देखिए सेंस भी नहीं बदलना चाहिए, यानी अर्थ नहीं बदलना चाहिए। ठीक है, बस भले उसका फॉर्म पूरा चेंज हो जाए लेकिन अर्थ नहीं बदलना। कह रहा कि राम क्या है? राम इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, कि राम क्लास का सबसे लंबा लड़का है। तो यहां पर हम यही बनाएंगे भैया, यहां पे लिखाएंगे कि नो अदर बॉय इन द क्लास इज सो टॉल एज राम। भाई कमर मतलब क्लास में अन्य कोई इतना लड़का इतना लंबा नहीं है जितना कि राम है। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट है भैया कि प्लीज हेल्प मी, पैसिव वॉइस में। तो जब भी प्लीज वगैरह हो तो सीधी सी बात है रिक्वेस्टेड लगता है, बाकी अदर केसेस में ऑर्डर लगता है। तो यहां पर हो जाएगा तो भैया यू आर रिक्वेस्टेड टू, बाकी पूरा का पूरा भाई प्लीज लगाने की जरूरत नहीं है, टू हेल्प मी। अगर इसमें होता ओपन द डोर तो यू आर ऑर्डर टू ओपन द डोर। ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, कि एक ग्लास पानी लाओ, तो यू आर ऑर्डर टू ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। लेट से भी अपन बना सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। तो ये इस तरह से बनेंगे बच्चों। चलिए भैया आगे चलते हैं।
कह रहा है कि करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, दिए गए सेंटेंस में किसी एक को करेक्ट करना है। लिखा है भैया आई हैव मेट हिम इन द वे, तो आई हैव मेट, तो इन द वे मैं उसे रास्ते में मिला था, तो भैया क्या हो जाएगा, आई हैव नहीं हैड हो जाएगा, आई हैड मेट हिम इन द वे, क्या हो जाएगा भैया, मेट हिम इन द वे। ठीक है, अगला देखिए कह रहा है फिजिक्स आर एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। फिजिक्स देखिए यस लगा है तो कंफ्यूज मत होना, भी इसको बता चुके हैं, चाहे फिजिक्स हो, मैथमेटिक्स हो, पॉलिटिक्स हो, इकोनॉमिक्स हो, जिसमें पीछे एस आए भले ही आता है लेकिन वो आपका सिंगुलर ही है, प्लूरल नहीं, इसलिए यहाँ पे प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं हो सकता। तो ये हो जाएगा भैया क्या चीज, फिजिक्स, फिजिक्स इज एन इंटरेस्टिंग, क्या हो जाएगा, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। ठीक है, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, बस कहानी खत्म। ठीक, बाकी इसके अलावा होमोफोन्स आएगा और आपका एक पूछा जाता है भैया क्या चीज, अनुवाद, 5 नंबर का अनुवाद आएगा। अब ठीक है, इतना याद रखना। चलिए भैया हो गया, चलिए आगे देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला देखिए जो है कि यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंसेस टू मेक द डिफरेंसेस इन दियर मीनिंग क्लियर। भैया ये पेयर दिया गया है, जोड़ा दिया गया है, जैसे हिंदी में आता है ना अभय उभय, अनल अनिल, तो थोड़ा अंतर होता है ना, वैसे इनमें भी थोड़ा, भाई पढ़ेंगे तो एक जैसे पता चलेगा लेकिन अर्थ अलग अलग होते हैं। तो इनसे कोई एक सेंटेंस बनाना होगा भैया किसी एक का, दोनों में एक। अब जैसे एडाप्ट दिया है, एडॉप्ट दिया है, कैरियर दिया है, कैरियर, तो भैया यहां पर एक दिया गया है एडाप्ट, क्या चीज बच्चों, एडाप्ट दिया है, और एक दिया है भैया एडॉप्ट, एडॉप्ट। इसमें अगर देखें तो एक क्या है भैया, तो एक है कैरियर और एक है बच्चों यहां पर भैया आपका कैरियर। तो एडॉप्ट की बात करें, एडॉप्ट का मतलब होता है अनुकूल बनाना, अनुकूल बनाना, और इस वाले एडॉप्ट का मतलब होता है भैया गोद लेना। कैरियर का मतलब है भैया यहां पर क्या है, अपना जो अपना कैरियर ही जिसको बोलते हैं हिंदी में भी, या फिर मतलब बोलते हैं आजीविका, आजीविका ना, जैसे आई वांट टू मेक कैरियर इन डिफेंस, ठीक, कि डिफेंस में कैरियर बनाना चाहता हूं। जैसे ये वाला कैरियर का मतलब होता है ले जाने वाला, ले जाना, ठीक है, कैरियर का मतलब ले जाने वाला, तो या ले जाना। तो इस तरीके से भैया अर्थ अलग अलग होते हैं, तो इनसे आपको एक कोई सेंटेंस बना देना है बच्चों। ठीक है, आई बात समझ में, तो ये आपका हो जाएगा भैया क्या चीज, होमोफोन्स। उसके बाद बात करें आपका भैया सबसे जरूरी जो होता है अनसीन पैसेज। अब देखिए अनसीन पैसेज ये आपको बहुत ही सावधानी पूर्वक करना है, और हम आपको सजेस्ट करेंगे कि ये आप क्वेश्चन लास्ट में ही करिएगा, सबसे लास्ट में, लेकिन इतना भी लास्ट में नहीं कि पता चले क्वेश्चन भाई टाइम ही ना मिले इसके लिए। ठीक है, शुरू में दिमाग नहीं खराब करना, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा है कि शुरू में ही उलझ गए, पहला ही क्वेश्चन मिलेगा आपको पेपर में, अगर पता चले शुरू में ही उलझ गए बच्चों तो दिमाग खराब हो जाएगा। इसलिए हम सजेस्ट करेंगे भैया इसको थोड़ा बाद में करिएगा, जब दिमाग थोड़ा ठंडा हो जाए। जैसे एक दिया रहेगा कि भाई इसको पढ़ना है और इससे दिए संबंधित प्रश्नों का उत्तर देना है कि गुड डीड में बी डन बाय एनीवन, कि अच्छे जो कर्म है या नेक काम किसी के द्वारा भी किए जा सकते हैं, इन एनी वॉक ऑफ लाइफ, जीवन के हर एक मोड़ पर। बाय द सोल्डियर्स इन द बैरक्स, कि सिपाहियों के द्वारा भैया कहाँ किए जा सकते हैं, तो सिपाहियों के द्वारा बैरक्स छावनी में, आर ऑन द बैटल फील्ड, या फिर भैया जो बैटल फील्ड है वहां पर। ठीक है, यहां पे क्या कह रहा है कि नेक काम या अच्छे काम किसी के भाई जीवन के हर एक पहलू पर भी किसी भी समय किया जा सकता है। सिपाहियों के द्वारा छावनी में, या फिर भैया युद्ध के मैदान में। बाय द वोमेन इन द होम, औरत के द्वारा घर में अच्छा काम किया जा सकता है। द नर्स इन द हॉस्पिटल, नर्स के द्वारा हॉस्पिटल में।
द बिजनेसमैन इन हिज ऑफिस, बिजनेसमैन के द्वारा ऑफिस में, द बॉय एट स्कूल, मतलब लड़कों के द्वारा भाई स्कूल में, आर द इन्वेंटर इन द वर्कशॉप, और जो खोज करता है उन्हें क्या है अपने वर्कशॉप यानी दुकान पर। ठीक है, फिर आगे कह रहा है कि द एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ गुड डीड, कि जो नेक कामों का या अच्छे कामों का वास्तविक प्रदर्शन है, एड्स टू द हैप्पीनेस, वो हमको खुशियां प्रदान करता है। बोथ ऑफ द डूयर, यानी दोनों को, ऑफ द डूयर यानी करने वाले को भी, ऑफ दोज फॉर होम इट इज डन, और उसको भी जिसके लिए ये किया जाता है। मतलब भाई जो अच्छा काम है दो लोगों को खुशी देता है, एक तो जो काम करता है, दूसरा जिसके लिए काम किया जाता है। फिर आगे कह रहा है कि द मेमोरी ऑफ गुड डीड्स, जो अच्छे कामों की यादें होती हैं, एक्साइट्स, मतलब क्या करती हैं भैया, एक्साइट्स लव एंड ग्रेटिट्यूड, वो प्रेम और कृतज्ञता को भैया क्या है जन्म देती हैं। रिन्यूज मैंस बिलीफ इन हिज माइंड, और उसके दिमाग में क्या है भैया नवीकृत यानी नए नए ख्यालों को प्रकट करती हैं। एंड इंस्पायर अदर टू गो एंड डू लाइक वाइज, और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए भैया प्रेरित करती हैं। इट इज एन इंसेंटिव टू देम टू लिव प्योरली, ये क्या है भैया किसी भी व्यक्ति को या उन्हें अच्छे से जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है। अब मतलब एक्ट अपराइटली एंड डील जस्टली विथ दियर फेलो मैन, और क्या है भैया कह रहा है कि किसी भी व्यक्ति को मतलब जस्टली मतलब न्यायपूर्ण तरीके से काम करने के लिए या ऊपर की तरफ मतलब आगे बढ़ने के लिए भी ये क्या होती हैं मदद करती हैं। तो आपको अर्थ निकालने की ज़रूरत नहीं है, हमने तो अर्थ निकाल दिया बच्चों, बट वहाँ आपको कोई ज़रूरत नहीं कि आप अर्थ निकालिए। अब देखिए ज़रा गौर से, भाई कह रहा है कि अब दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना है कि हु शुड परफॉर्म ए गुड डीड, कि नेक कर्म या अच्छे कर्म किसे करने चाहिए भैया, हु शुड परफॉर्म। तो यहां पर भाई हर किसी की बात कर रहा है, तो हम लिखेंगे कि क्या लिखेंगे भैया कि एवरी वन शुड परफॉर्म ए गुड डीड, बस हो गया भैया। क्योंकि कह रहा है कि नेक कर्म हर किसी को करना चाहिए, अच्छे काम हर किसी व्यक्ति को करना चाहिए, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोगों की बात कर रहा है, तो भैया हमने बस एवरीवन लगा दिया, हर किसी को। आगे कह रहा है कि व्हाट इज द इम्पैक्ट मतलब इफेक्ट ऑफ द मेमोरी ऑफ ए गुड डीड। तो जरा ध्यान देना कि भाई जो अच्छे कर्मों की यादें हैं वो क्या प्रभाव डालती हैं, तो जरा गौर से देखिए कहां पर है भैया। ठीक, ये देखिए यहां से भैया कुछ नहीं करना, दूसरे वाले का आंसर मिल गया कि द मेमोरी ऑफ ए गुड डीड एक्साइट्स लव एंड ग्रेटिट्यूड। तो भैया अच्छे काम की यादें जो है वो प्रेम और क्या कृतज्ञता को भैया जन्म देती हैं। तो हो गया इसका आंसर। कह रहा है एक्सप्लेन द अंडरलाइन पोर्शन, तो ये एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ ए गुड डीड। तो भैया कह रहा है कि एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ गुड डीड यानी अच्छे कामों का वास्तविक प्रदर्शन, इसका क्या करना है मतलब इसकी व्याख्या कर देना, अपने शब्दों में कुछ भी इसको बना करके लिख देना है। ठीक है, कि इसका मतलब क्या होता है। ठीक, अब उसके अलावा गिव ए सूटेबल टाइटल टू द एबव पैसेज, की इसका भाई सूटेबल टाइटल क्या होना चाहिए कि अच्छा, या हम कह लें कि इसका टाइटल क्या होना चाहिए, क्या हम इसको टाइटल इस चैप्टर का नाम क्या दे सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या देख सकते हैं कि गुड डीड्स, नेक कर्म या अच्छे कर्म अपने से भी, ठीक है ना, बना कर ऐसे। अब उसके बाद जो क्वेश्चन होगा कि फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स, कि भैया इस पैसेज में आप पढ़िए, ये जो नीचे तीन है वोकैबुलरी के होंगे, इसका भी उत्तर इसी में छिपा रहेगा। कह रहा है कि समथिंग दैट लुर्स यू, मतलब वो चीज जो आपको लुभाती है उसको क्या कहते हैं, यानी आपको प्रोत्साहन देती है, आपको लुभाती है। तो भैया इस किसके मतलब होता है लुभाना, तो इंसेंटिव का मतलब होता है भैया लुभाना। तो इतना तो पता रहना चाहिए भैया, इसीलिए बोलते हैं कि वर्ड पावर जरूरी है। इंसेंटिव का मतलब होता है लुभाना। अगला देखिए क्या कह रहा है, फीलिंग ऑफ बीइंग ग्रेटफुल। ग्रेटफुल कहाँ है, ग्रेटिट्यूड वगैरह कहीं है, यहां पे है ग्रेटिट्यूड। तो भैया इसका अर्थ इसी में रहेगा बच्चों, इसके लिए घबराना नहीं है। ग्रेटिट्यूड हो गया आपका। नेक्स्ट है भैया आपका जैसे ये वाला, इसमें क्या कह रहा है, इन एन हॉनेस्ट एंड मोरल वेस, यानी ईमानदार तरीके से, या मतलब यूं कह सकते हैं ईमानदारी
भरे मतलब तरीके से, तो उसको क्या बोलते हैं, अपराइटली। अपराइटली का मतलब होता है ईमानदारी तरीके से, तो यहां पर होता है अपराइटली। ठीक है, बस हो गया भैया। तो इस तरीके से बच्चों आपको क्या है, अनसीन पैसेज का मतलब अनसीन पैसेज को सॉल्व करना है। बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होता है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है और काम हो जाएगा। ठीक है, तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी और मजेदार वीडियो में। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। अच्छे से जाइएगा भैया, पेपर दीजिए। हमारी ये दिल से दुआ है आप लोगों के लिए कि आप सभी का पेपर बढ़िया जाए। ठीक है, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा।